मैं अमित कुमार, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग गंगा सिंह महाविद्यालय। आज मैं आप लोग के समक्ष बीए पार्ट 2 के आधुनिक भारत से के टॉपिक सांप्रदायिकता पे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सांप्रदायिकता क्या होता है। प्रश्न के रूप में आप लोग के समक्ष है कि सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं और भारतीय समाज में इसके कारण एवं प्रभावों की चर्चा करें। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता उस संकीर्ण मनोवृत्ति को इंगित करता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर, ध्यान देने योग्य बात है कि संकीर्ण मनोवृत्ति को इंगित करता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत धार्मिक हितों को महत्व देता है। केवल व्यक्तिगत धार्मिक हितों को महत्व देता है। स्पष्ट है कि ये राष्ट्रीय और समाज के हितों को नज़रअंदाज करके व्यक्तिगत हितों की बात करता है और एक संकीर्ण मनोवृत्ति की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिकता को विभिन्न चरणों में भी बांटा गया है। हम लोग उसके प्रथम चरण को देखते हैं कि प्रथम चरण यह उदारवादी चरण है। नहीं, प्रथम चरण में कहता है कि सांप्रदायिक मृदु भाव में होती है। सांप्रदायिकता जो है वो मृदु भाव में होती है, जहाँ व्यक्ति मानता है कि वह एक ही समूह या किसी विशेष समुदाय के सभी लोगों के हित समान होंगे। ये कहता है कि सांप्रदायिकता का जो प्रथम चरण होता है वो मृदु भाव में होता है, मतलब पोलाइटली वो अपने स्टार्टिंग फेज में वो पोलाइटली चलता है। लेकिन सेकेंड फेज की यदि हम लोग बात करते हैं दूसरे चरण में, तो यह उदारवादी चरण है, जिसके अनुसार एक धर्म के सांसारिक हित अन्य धर्म या समुदाय के अनुयायियों से भिन्न होंगे। हम लोग प्रथम चरण में देखते हैं कि ये कहता है कि जो हित होगा किसी भी समूह का वो सारे समूह के लोगों से संबंधित रहेगा, इन आपस में जुड़ा हुआ होगा। लेकिन द्वितीय चरण में वो कहता है कि नहीं, यह एक धर्म का जो अपना सांसारिक हित होगा वो अन्य धर्म के अनुयायियों से भिन्न होगा। यहीं पे एक अलगाववाद का जो विचार होता है वो इसमें दिख जाता है। तीसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि यह उग्र, एक चरम सीमा कह सकते हैं कि उग्रवादी चरण, जहाँ यह विश्वास होता है कि भिन्न भिन्न धर्म समुदाय के हित आपस में विरोधी ही होंगे, और यहाँ पे यह विरोधी रूप में मुखर हो उठता है और कहता है कि विभिन्न जो अलग अलग धर्म समुदाय होंगे उनके हित आपस में विरोधी ही होंगे। यह उसका एक पिक पॉइंट को दर्शाता है। देखिए, भारत में यदि हम लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अतीत की बात करते हैं। अतीत में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो की नीति, मतलब डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी थी, जिसका अंतिम परिणाम टू नेशन थ्योरी, मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन रहा। कहता है कि जो भारत में सांप्रदायिकता आधुनिक भारत में हम लोग को दिखता है, उसका जो स्टार्टिंग वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बांटो और राज करो की नीति के तहत ही मीन्स उसके बीज को आरोपित कर दिया गया था, जिसका परिणाम टू नेशन थ्योरी के रूप में सामने आता है और देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होता है। और उससे भी बढ़ के आज भी ये तत्व सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। वो कहता है कि ये जो पॉलिसी थी उनकी, वो आज भी कहीं ना कहीं भारतीयों के बीच में इस तरह के चीज़ों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिक दलों की उपस्थिति दूसरे नंबर में कहता है भारत में धर्म राजनीतिक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। कहता है कि भारत में जो पॉलिटिकल जो सोशलिज्म है, मीन्स जो राजनीतिक सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। क्या? सांप्रदायिक। ध्यान देने योग्य बात है कि जो सांप्रदायिकता है वो वहाँ के राजनीतिक सामाजिकरण का
एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह दलों की विचारधारा में परिलक्षित होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग, अकाली दल, ये सब एक विशेष धर्म के, एक विशेष समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन्हीं के हितों की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम लीग, अकाली दल, जमात इस्लामी, शिवसेना इत्यादि। आगे हम लोग देखते हैं इसमें 3 नंबर पे कि अलगाववाद की भावना। कहता है कि पाकिस्तान निर्माण के बाद भी मुस्लिमों में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित हुई, जो राजनीति की मुख्य धारा से अलग बने हुए एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लेने की इच्छुक नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लेने के इच्छुक नहीं है। अगले 5 हम देखते हैं एक कारण में कि गरीबी और बेरोजगारी। कहता है कि इससे निराशा की भावना प्रबल होती है, जिससे कट्टरपंथी इसे आसानी से लक्ष्य बना लेते हैं। कहने का इसमें अर्थ है इस पॉइंट का कि देश में जो सांप्रदायिकता प्रबल रूप में दिखती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी और गरीबी भी एक कारण होती है। इससे जो लोग अभिशप्त होते हैं वो उनमें निराशा की भावना प्रबल होती है, और जो कट्टरपंथी लोग हैं वो उन्हें टारगेट करते हैं और उनसे अपने जो स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे कराने में वो सफल हो जाते हैं। उसके बाद है पॉइंट सामाजिक कारण। भारत में प्रमुख 2 समुदाय एक दूसरे के प्रति संदिग्ध रहे हैं, वे एक दूसरे के सांस्कृतिक आक्रमण का खतरा महसूस करते हैं। आगे कहता है राजनीति का सांप्रदायिकरण। सांप्रदायिक तनाव का राजनीतिक लाभ लेने की परंपरा रही। स्वाभाविक बात है, हम लोग वर्तमान स्थिति में ये देखते हैं कि विभिन्न दलों द्वारा सांप्रदायिक तनाव का राजनीतिक लाभ लेने का जो परंपरा है वो रहा है। प्रशासनिक विफलताएं, इसके तहत हम लोग समझ सकते हैं कि निवारक उपाय नहीं किया जाना, पूर्व सूचना का न होना। कहता है कि अगर इससे एडमिनिस्ट्रेशन पहले से अवेयर रहे तो शायद इसमें सुधार ससमय किया जा सके, परंतु ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रभाव की। देखिए, नरसंहार, बड़े पैमाने पर हत्याओं के साथ गरीब अपनी जीविका, प्रियजन आदि को खो देते हैं। बड़े पैमाने पर हत्याओं का मतलब होता है कि जब भी सांप्रदायिकता एक अपने चरम सीमा पे आती है तो वहाँ पे नरसंहार होता है, हत्याएं होती हैं और विभिन्न गरीब अपनी जीविका और अपने प्रियजन को खोते हैं। बड़े पैमाने पर पलायन और भगदड़ का कारण बनती है। संवैधानिक मूल्यों को खतरा होता है। समग्र रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। विकास के लिए बाधा, आतंकवाद, अलगाव को बढ़ावा मिलता है। मतलब सांप्रदायिकता से इन सारी चीज़ों का जो हम लोग प्रभाव देखने को मिल जाता है। आगे है उपाय, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, इसके उपाय जैसे कि सामान्य किसी भी समस्या का निराकरण की यदि बात करें तो उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न स्तर पर यदि हम लोग सुधार करें तो उसमें सुधार देखने को मिल जाता है। ऐसे ही सांप्रदायिक जो रोग है देश का, उसके लिए कहता है कि सबसे पहले आर्थिक सुधार, जैसे गरीबी उन्मूलन करके अल्पसंख्यक एवं पिछड़ों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करके सामाजिक और आर्थिक जो एकता है उसको स्थापित करके हम लोग सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। दूसरा कहता है सामाजिक रूप से धार्मिक शांति उपदेश, तर्कसंगत व्यवहारिक नवीन विचारों को प्रसारित करना। इस बेस पे राजनीति में कहता है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका को सशक्त करना, जहां भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देखा जाए अगर आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित किया जाए, इस तरीके से भी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है व्यक्ति। अंतिम कंक्लूजन के रूप में हम लोग कहते हैं कि सांप्रदायिकता मात्र 2 समुदायों के मध्य तनाव तक सीमित नहीं होता, अपितु राज्य के विकास, सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।